नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल विन्नू नोट्स फॉर यू में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम MHI 01 की ब्लॉक 01 पे यूनिट 3 देखेंगे, जिसमें कृषि की और संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना, सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। आदिकालीन मानव समाजों ने 12,000 साल पहले खेती की शुरुआत की थी। तब तापमान में गिरावट आई और जलवायु अतिशय शीतल हो गई थी। खेती और पशुधन अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार बनते चले गए। बेहतर और प्रभावी औजारों के प्रयोग और अन्य परमाणु से यह पता चलता है कि दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य प्राप्त करने के नए-नए तरीकों की खोज की जा रही थी। लगभग 8,000 वीपी तक दुनिया के काफी बड़े हिस्से में शिकार संग्रहण को त्याग कर खेती और पशुपालन का आरंभ हो चुका था। 12,000 से शुरू हुआ था और 8,000 तक आके 8,000 वीपी तक खत्म हो गया था। संक्रमण संबंधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये संक्रमण कृषि की ओर जो संक्रमण है उसके लिए क्या-क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिए। शिकार और संग्रह से खेती की ओर बढ़ने की कई व्याख्याएं हैं। कुछ सवाल है, जैसे कि क्या खेती की शुरुआत खास स्थान और समय में हुई या फिर पूरी दुनिया में फैली है? क्या खेती की खोज किसी एक व्यक्ति ने की है? क्या पौधे लगाना और जानवरों को पालना एक साथ शुरू हुआ है या एक के बाद एक शुरू हुआ है? जलवायु दबाव का प्रारूप या मरुद्वीपीय सिद्धांत का सांस्कृतिक प्रारूप। जो मरुद्वीपीय सिद्धांत है, इसका सांस्कृतिक प्रारूप क्या है? उसका दूसरा नाम है जलवायु का दबाव। यानी मरुद्वीप सिद्धांत की व्याख्या 1908 में प्रागैतिहासिक के अध्ययन के जनक गॉर्डन चाइल्ड ने की थी। सिद्धांत के अनुसार उपजाऊ और चंद्राकार क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जलवायु परिवर्तन से छोटे-छोटे मरुद्वीप बन गए थे। यानी मरुस्थल के बीच में छोटे-छोटे हरे भरे क्षेत्रों का निर्माण हुआ, जहाँ आबादी बसने लगी, पेड़ पौधे उगने लगे और पशुओं का भी आगमन हुआ। आसपास के क्षेत्रों में भोजन की कमी थी, इसलिए भोजन की खोज में लोग इन हरे भरे या मरुद्वीपों की ओर बढ़े। इस प्रकार छोटे क्षेत्रों में बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। मरुद्वीप सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि कृषि की शुरुआत जैसी सामाजिक आर्थिक गतिविधि व्यावसायिक स्तर पर प्रारंभ नहीं हुई। कुछ खास और सीमित क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई। कहीं सूखा क्षेत्र होने और कहीं मरुद्वीप बनने से लोग एक सीमित दायरे में बसने लगे। इन क्षेत्रों में खेती की शुरुआत की गई, इसके बाद यह अन्य क्षेत्रों में फैली है। जो उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र हैं, उनकी जो लोकेशन है वो ये है अर्धचंद्राकार क्षेत्र। इसमें ये लोकेशन भी आप इसमें मैप में देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले इसका विकास हुआ है। रॉबर्ट ब्रेडवुड ने मरुद्वीप सिद्धांत को चुनौती दी। जब भी कोई व्यक्ति एक सिद्धांत देता है तो दूसरा विद्वान उसको चुनौती चैलेंज कर देता है कि इसको सही साबित करो। 1950 के दशक में इराक में खेतों का सर्वेक्षण करते समय उन्हें व्यापक निर्जलीकरण का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके स्थान पर उन्होंने दूसरा तर्क दिया, खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया में धीरे धीरे विकास हुआ है। रॉबर्ट ब्रेडवुड का मानना है ऐसा। उनके अनुसार खेती की शुरुआत उन प्रमुख स्थानों पर हुई जहाँ पशुओं और विभिन्न प्रकार के पौधों की भरमार थी। कार्ल शोर 1952 में और उनके बाद रॉबर्ट मैक एडम्स के अनुसार सबसे पहले खेती की शुरुआत शिकारी लोगों ने नहीं बल्कि मछुआरों ने की होगी। मछली मारने के लिए एक जगह पर ज्यादा देर तक बैठना पड़ता था और खेती में भी एक जगह पर ज्यादा देर टिकना होता है। शोर का मानना है कि मछुआरे स्वच्छ जल और साफ जलवायु के बीच रहते होंगे। मछली मारने के बाद जब उनके पास समय बचता होगा तो वे घूम घूम कर आसपास के पौधों का निरीक्षण करते होंगे और पेड़ पौधों से प्राप्त कंदमूल को इकट्ठा करके खाते होंगे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी वैसे वैसे अधिक भोजन की जरूरत पड़ने लगी और फिर मछली मारने और पेड़ पौधों से इकट्ठा करने की नई तकनीक विकसित की होगी और इस तरह खेती की शुरुआत हुई होगी। शोर के अनुसार पौधों को लगाया जाना और उन्हें उपजाए जाने के पीछे केवल खाद्य उत्पादन मकसद नहीं था। इसे एक प्रकार से जल स्रोत केंद्रित प्रारूप कहा जा सकता है। यानी जल स्रोत के आसपास जो था इसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों के अलावा और कहीं भी परीक्षण नहीं किया गया है। साथ ही पश्चिम एशिया में अनाज का उत्पादन और पशुओं को पालने से पहले कंदमूल लगाने और उगाने का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। लगभग 1968 के बाद भूगर्भीय अनुसंधान और पुरातात्विक उत्खननों से कृषि के जन्म के संबंध में कई सिद्धांत सामने आने लगे। अब यह बात स्वीकार नहीं की जाती कि खासतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के तापमान में अचानक परिवर्तन हुआ और निर्जलीकरण होने से कृषि की शुरुआत हुई। अब निर्जलीकरण युग का सिद्धांत नहीं माना जाता, परंतु साथ साथ पर्यावरण संबंधी परिवर्तन से इनकार भी नहीं किया जाता है। अब जनसंख्या वृद्धि की भूमिका और स्थायी जीवन शैली के सामाजिक परिणाम जैसे विषयों का अध्ययन होने लगा है। जनसंख्या की स्वरूप प्रारूप लेविस बिनफोर्ड 1968 के अनुसार पर्यावरण दबाव की अपेक्षा जनसंख्या के दबाव के कारण कृषि की शुरुआत हुई। उन्होंने आंतरिक और बाह्य जनसंख्या की दबावों का अंतर स्पष्ट किया। जिन स्थानों पर खाने पीने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होती थी वहां जनसंख्या तेजी से बढ़ने की संभावना रहती थी। इस प्रकार की जनसंख्या की बढ़ोतरी को या तो जन्म नियंत्रण के द्वारा या फिर प्रवासन के द्वारा ही कम कर सकते थे।
मुख्य क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में ही प्रवासन होता था, दूर नहीं जाते थे, जहाँ कम लोग बसे होते थे। शुरुआत में समुद्र तटीय समुदाय मछली मारकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण आबादी का कुछ हिस्सा वहां से हटकर बगल के क्षेत्र में जाकर बस गया होगा। उन्हें समुद्र तट पर रहने वाले पेड़ों का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, लेकिन इस तरह की एक कमजोरी है। उन्होंने पर्यावरण के लिए जिस सर्वाधिक उपयोग की बात की है वह कुछ ही परिस्थितियों तक सीमित है, और इस प्रकार उनके क्षेत्र का तर्क और प्रवृत्ति सीमित क्षेत्र पर ही लागू होती है। इसके अलावा इस परिकल्पना की मौजूदगी का प्रमाणित करना और जांच करना भी बहुत मुश्किल है। बिनफोर्ड के अलावा डेविड हैरिस ने 1969 में भी यह तर्क प्रस्तुत किया कि कृषि जनसंख्या और संसाधन के बीच हुए असंतुलन का परिणाम था, परंतु बिनफोर्ड से अलग हैरिस यह तर्क देते हैं कि पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण विकसित शिकारी संग्रहकर्ता एक जगह बस गए होंगे और इससे जनसंख्या का दबाव बढ़ा होगा। वन और स्टेप, सवाना, नदी तट या ऊपरी और निचली भूमि के बीच के संक्रमणीय इलाकों परिस्थिति की रहने के अनुकूल होती थी। यहाँ बहुतायत मात्रा में जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते थे, परंतु इससे यह साबित नहीं होता कि दुनिया के तमाम हिस्सों में एक ही समय में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई होंगी। बिनफोर्ड की तरह जेटी मेयर्स 1971 उनका भी यही मानना था कि जहाँ पेड़ पौधे और पशु बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जहाँ पर्यावरण रहने के अनुकूल होता था, वहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ती थी, परंतु इस क्षेत्र पर जनसंख्या का जरूरत से ज्यादा दबाव बढ़ता था, तो स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। मेयर्स ने यह बात सामने रखी है कि यहाँ जहाँ जनसंख्या नियंत्रण का कोई उपाय नहीं था, वहाँ की प्रकृति का अधिकतम दोहन हो चुका था, वहाँ कृषि का विकास हुआ। उनके अनुसार आंतरिक दबावों के कारण पौधे उगाने और पशुपालन की प्रवृत्ति पनपी। मेक्सिको के ऊपरी और आसपास की घाटियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहाँ उससे बाहर जाने के लिए ऊंची पहाड़ियाँ थी और शीतोष्ण जंगल था, तो लोग बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए अंदर ही रहना पड़ा। और अंदर की जनसंख्या प्रवासन पद्धति से रोकी नहीं जा सकती थी, जनसंख्या को कम नहीं कर सकते थे बाहर भेज के, क्योंकि बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं था। उनके अनुसार आंतरिक सुधार के द्वारा ही स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकता था। मेयर्स के तर्क की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इस बात का भी प्रमाण प्रस्तुत करना मुश्किल है कि जनसंख्या दबाव या संसाधन असंतुलन के परिणाम स्वरूप लोगों को खेती अपनानी पड़ी। कुछ लोगों का यह कहना है कि मेयर्स ने इस बात को नजरअंदाज किया है कि सांस्कृतिक नियंत्रण या प्रवासन के बावजूद जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों का तीव्र दोहन होता है। यह ठीक है कि जनसंख्या के दबावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, परंतु जनसंख्या बढ़ने मात्र से लोग खेती करने लगे होंगे। जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों में कमी हुई होगी, परंतु इस प्रकार के अभाव से खाद्य उत्पादन शुरू नहीं हुआ। इसी प्रकार आरंभिक कृषि के दौरान कई समयों और स्थानों में इस प्रकार की संतुलन पैदा हुआ होगा, परंतु सभी स्थानों पर एक ही समय में खेती की शुरुआत नहीं हुई। पुरातात्विक खोजों से भी यह प्रमाण नहीं मिला है कि खेती के लिए जनसंख्या दबाव ही केवल कारण है। व्यवस्था आधारित प्रारूप, बिनफोर्ड और हैरिस के साथ साथ केंट फ्लेनरी 1968-69 ने भी शिकार और संग्रह से कृषि की और संक्रमण के लिए स्ने विकास यानी धीरे धीरे विकास का सिद्धांत अपनाया है। डार्विन 1868 ने भी कृषि की शुरुआत यहीं से की यही व्याख्या की थी। फ्लोरी खाद्य उत्पादन की शुरुआत का कारण नहीं बताते, बल्कि खाद्य उत्पादन की और संक्रमण के तरीकों का विश्लेषण करते हैं। उनकी यह सोच 3 अवधारणाओं पर आधारित है। खाद्य उत्पादन के पहले शिकारी संग्रहकर्ताओं की आबादी बढ़ी थी। उन क्षेत्रों में जहाँ प्रकृति बहुत अनुकूल नहीं थी, खाद्य उत्पादन की शुरुआत हुई थी, जैसे ईरान, इराक, तुर्की के पहाड़ी इलाके, फिलिस्तीन के जंगली इलाकों में आरंभ से ही खाद्य उत्पादन के कई केंद्र थे। खेती की शुरुआत होने से पहले लोग किसी विशिष्ट परिवेश के आदी नहीं थे, बल्कि विभिन्न परिवेशों में उपलब्ध पशुओं और पेड़ पौधों से उनका वास्ता पड़ता था। अतः शिकारी संग्रहकर्ता घुमंतु समूह विभिन्न प्रकार के परिवेशों में अपना जीवन बिताया करते थे। वे अपने साथ विभिन्न प्रकार के पौधों के बीज जुटाते थे, उसे नए प्रदेश में लगाया करते थे। केंट फ्लेनरी ने जगरोस की पहाड़ियों और मेक्सिको की दक्षिणी ऊपरी भूमि दोनों ही स्थानों में कृषि की और संक्रमण की को व्याख्यापित करने के लिए व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विभिन्न प्रांतों में उपलब्ध पौधों और पशुओं के अनुसार समूह की गतिशीलता और आकार निर्धारित होता था। शिकारी संग्रहकर्ता ऐसे क्षेत्र में बढ़ते चले गए होंगे जहाँ कोई खास पौधा लगाया जा सकता था। कभी कभी इस प्रकार के पौधे दूसरे पौधों को भी दबा देते हैं। जोग्रस पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं और उसके ऊपर मेक्सिको में मक्का इसी तरह के पौधे थे।
पहले यहाँ शिकारी संग्रहकर्ता घूम-घूम कर भोजन इकट्ठा करते थे, अब वे एक जगह रहकर अन्न उत्पादन करने लग गए थे। कोलिन रेनफ्री 1973, एम कोहेन 1977, एस्टर बोसराय 1965 इस धारणा से सहमत दिखाई देते हैं कि कृषि का विकास जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हुआ। खेती करने के लिए अधिक जमीन की मांग होने के कारण पेड़ों को काटने, जलाने और मैदान साफ करने का भी काम करना पड़ता था। कोहेन के विचार से शिकारी संग्रहकर्ता समूह में जनसंख्या की वृद्धि अचानक नहीं हुई, बल्कि यह लगातार चलने वाला सिलसिला था। उनके फलस्वरूप क्षेत्रीय विस्तार हुआ और जो इलाके अभी तक अछूते थे, उनका उपयोग किया जाने लगा। इसके बाद आबादी बढ़ने की स्थिति यहाँ पहुँच गई कि अब और अधिक विस्तार करने की संभावना नहीं थी और शिकारी संग्रहकर्ताओं ने अपनी ज़रूरतों को खेती द्वारा पूरा करना था। बारबरा बेंडर जैसे विद्वानों ने यह तर्क दिया कि जनसंख्या की वृद्धि अपने आप में कोई अलग-थलग या कटी हुई परिघटना नहीं थी। 12,000 वर्ष बीपी के बाद लोग स्थायी जीवन शैली अपनाते चले गए। इस परिवर्तन के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरणीय परिवर्तन, जनसंख्या की बदलाव, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अन्य महत्वपूर्ण कारकों के कारण शिकारी संग्रहकर्ता समूह ने पौधे लगाना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया। पौधे उगाना और पशुओं को पालतू बनाया जाना। शिकारी संग्रहकर्ताओं का किसान बन जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है, जिसके बाद से शिकार अनुष्ठानिक क्रिया और मनोरंजन का साधन रह गया। इस संदर्भ में 3 प्रकार के आधारभूत प्रमाण मिलते हैं: कई पशुओं और पौधों का अपनी प्राकृतिक सीमा से बाहर मिलना, शारीरिक परिवर्तन, पशुओं और पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी, पौधे उगाना। इजराइल के नाहेल ओरेन लगभग 2000 बीपी से प्राप्त पौधों और बीजों से पता चलता है कि जब मनुष्य आदिम खानाबदोश स्थिति में था, उस समय भी कुछ पौधे लगाए जाते थे। 20,000 बीपी के बाद पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में वनस्पति की प्रकृति में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ कि बड़े-बड़े दानों वाले बीज और घास वहां उगने लगे। इन घासों के बीज हवा चलने से दूर-दराज के इलाकों में फैल जाते थे। इन पौधों के तने आसानी से टूट जाते थे। इस प्रकार गेहूं और जौ के बीज चारों ओर फैल जाते थे। फसल के पकने से पहले ही बीज फैलने लगते थे। इस प्रकार के पौधों को, जिनके बीज बिखर जाते थे, एक डंडे से बांधकर बचाया और उगाया जाता था। इन बीजों को फिर बोया जा सकता था और फसल उगाई जा सकती थी। मैके के अनुसार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं के उपजने में मनुष्य अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करता था। इसके साथ-साथ प्रकृति भी इसमें अपना सहयोग करती थी। लगभग 20,000 बीपी के आसपास शिकारी संग्रहकर्ता मनुष्य की कोशिश यह थी कि ऐसी किस्मों को उपजाया जाए जो हवा के झोंके से गिरे नहीं और बाद में इसे पीट कर निकाल लिया जाए। सबसे साधारण किस्म के गेहूं को डाइप्लॉइड कहा जाता था, यानी इसमें 7 गुणसूत्र के 2 जोड़े होते थे, 2 को डाई बोलते हैं। संकर किस्म के टेट्राप्लॉइड गेहूं होते थे, जिसमें गुणसूत्र की 4 जोड़ियां होती थी, इसलिए इसको टेट्राप्लॉइड कहते थे। संकरीकृत से वस्तुतः हेक्साप्लॉइड गेहूं पैदा होता था, जिसमें 6 जोड़ी गुणसूत्र होते थे। हेक्सा मीन्स 6 होता है, जो उगाई गए गेहूं की प्रजातियों में ही पाई जाती थी। बीज ऐसी जगह पर लगाना था जहाँ की भूमि समतल हो, आसपास पानी का स्रोत हो, जहाँ पर्याप्त वर्षा भी होती हो। सीरिया के नवपाषाण युग के उपजाऊ चंद्राकार क्षेत्र के निचले पहाड़ी इलाकों, जग्रोस पहाड़ियों में यूफ्रेटस और जामो नदी के ऊपरी हिस्सों में ऐसा प्राकृतिक परिवेश मिला जहाँ ऐसे पौधे उगाए जा सकते थे। वहाँ प्राप्त अनाज के दाने इसके प्रमाण हैं। ये प्रजातियां अपने प्राकृतिक परिवेश से दूर पाई गई हैं। मनुष्य के प्रयास से इन पौधों के जीन में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार खेती में मनुष्य की भूमिका दिखाई देती है। खेती के साथ साथ एक जटिल समाज का उदय होता है और लोग एक जगह ज़्यादा दिन कर रह सकते हैं। इसके अपने उत्पादों को भंडारगृह में सुरक्षित रखते हैं और धीरे-धीरे लोगों का जीवन बदलता चला जाता है। गेहूं की जंगली और उपजाई गई किस्में, ये गेहूं की जंगली किस्म थी और ये गेहूं की जो किस्म थी जिसको उपजाया गया था, और ये गेहूं के अलग-अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया, जैसे ये है और बाकी आप देख सकते हैं। पशुओं को पालतू बनाना, पौधों को उगाने के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है।
अब दूसरा टॉपिक है पशुओं को पालतू बनाना। पालतू जानवर उसे कहते हैं जो मनुष्य अपने लाभ के लिए अपने आसपास बांध कर रखता है और उसका उपयोग करता है। इस पर उसका पूरा मालिकाना हक होता है, वहीं उसे खिलाता-पिलाता है, देख-रेख करता है और प्रजनन करता है। ये पशु मनुष्यों की सामाजिक संरचना में शामिल कर लिए जाते हैं। पालतू कुत्ते, भेड़, गाय, भैंस और सूअर अपने मालिक के पशुधन होते थे, जो अपने मालिक के साथ-साथ चलते थे। जंगली जानवरों का पीछा कर उनका शिकार किया जाता था। मनुष्य ने जब एक जगह टिकना शुरू किया होगा, तभी उसने पौधे भी लगाए होंगे और जानवरों को पालना भी शुरू किया होगा। इससे ऐसा लगता है कि मनुष्य पालने की प्रक्रिया शिकारी संग्रहकर्ताओं के बीच शुरू हो गई होगी। शुरू-शुरू में जब वे शिकार करते होंगे, तो शिकार पशुओं के जिंदा बच्चे भी उनके हाथ लग जाते होंगे और वे उनका पालन-पोषण करने लगते होंगे। इससे उन्हें धीरे-धीरे पता चला होगा कि वे इन जानवरों को पाल भी सकते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता समुदायों ने शिकार में सहायता पहुँचाने के लिए भी जानवरों को पालना शुरू किया होगा। पहली बार कुत्ता पालने का प्रमाण लगभग 24,000 बीपी का मिलता है। एक विवाद है कि पालतू कुत्ता पहले जंगली कुत्ता था या फिर भेड़िया, इसका अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि संकट के समय में पालतू जानवरों का मांस भी खाया जाता होगा, परंतु ऐसा नहीं लगता कि भोजन के संकट के कारण मवेशियों को पालने की प्रथा शुरू हुई होगी। संभवतः सबसे पहले अनुष्ठानिक बलि के लिए जानवर को पकड़ा और पालतू बनाया गया होगा। लगभग 18,000 साल से भी पहले संभवतः कुत्तों और सूअरों को पाला जाने लगा था, जो मनुष्य के बचे-खुचे भोजन को खाकर रहा करते थे। उन्हें अलग से कोई विशेष चारा और भोजन देने की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि वे वही खाना खाते थे जो मनुष्य शिकार संग्रह का भोजन था। मनुष्य के साथ-साथ रहते थे, उनकी आदतों और भोजन में वह शरीक होने लगे थे। मनुष्य को भोजन की कमी पड़ने लग गई होगी और इससे बड़े पैमाने पर जानवरों को पालतू नहीं बनाया जा सका होगा। पशुपालन के आरंभिक चरणों में बकरी, भेड़ और ऐसे ही अन्य पशुओं को मांस और खाल के लिए पालतू बनाया गया होगा। देखा गया है कि जंगली पशु कम दूध देते हैं और जंगली भेड़ के बाल भी कम होते हैं, उनसे ऊन भी कम निकलता है। बाल तो होते हैं लेकिन ऊन कम निकलता है। पालतू बनाने के बाद ही ये पशु ज़्यादा दूध देने लगते हैं और भेड़ों से ज़्यादा ऊन निकलने लगता है। आरंभिक कृषि उत्पादन स्थल। बढ़ती आबादी और बढ़ते पर्यावरण परिवेश के फलस्वरूप मनुष्य ने पौधों और पशुओं का इस तरह से उपयोग करना शुरू किया कि वे लंबे समय तक उनका उपयोग कर सकें। ताज़ा अनुसंधानों में यह पता चलता है कि पश्चिम एशिया के विभिन्न हिस्सों में जलवायु और वनस्पति में परिवर्तन अलग-अलग हुआ। समुद्र के भीतरी तल में प्राप्त बीज कोषों, उपरितल तटों और दक्षिण-पश्चिम एशिया की झीलों से प्राप्त परागकणों से यह बात सामने आई है कि ऊपरी पुरापाषाण युग में जलवायु ठंडी और सूखी होने लगी थी। 2000 बीपी के बाद शुष्कता बढ़ गई थी। दक्षिण-पश्चिम एशिया में खाद्य उत्पादन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कहाँ-कहाँ हुई? 15,000 बीपी के बाद तापमान बढ़ने से लगभग 3,000 वर्षों के बाद लेवेंट और सीरिया के वनों का विस्तार होने लगा था। यहाँ की जलवायु ठंडी और नम थी, मनुष्य रहने के लिए अनुकूल स्थिति थी। वर्षा ज़्यादा होने से पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र के तटीय पहाड़ों में वन का प्रसार हुआ। आधुनिक तुर्की, सीरिया, इजराइल, इराक, ईरान के पहाड़ों और निचली पहाड़ियों में पर जाड़े के दिनों में पर्याप्त वर्षा होती थी। प्रतिवर्ष 20 इंच से ज़्यादा वन और घास के मैदान दोनों ही वनस्पति और पशुओं की दृष्टि से संपन्न थे। लेवेंट्स में 2 किस्म के गेहूँ, इनकॉर्न और एमर और जौ उगा करती थी। नतूफियाइयों नतूफ की घाटी में रहने वाले ने भोजन संग्रह का कौशल इस हद तक विकसित कर लिया था कि वे कुछ खास क्षेत्रों में लंबे समय तक टिक सकते थे। बर्छा, पत्थर के छोटे औजारों, मछली की पंखी के अलावा कुल्हाड़ी और हंसिया भी बनाने और इस्तेमाल करने लगे थे। हंसिया पर सिलिका की परत और घासों से इस सिलिका के कणों के मिलने से यह बात पता चलती है कि फसल काटने लगे थे। नतूफियाई तल से खल, मूसल, कुटाई के दूसरे प्रकार के पदार्थों के मिलने से ऐसी अवधारणा की पुष्टि भी होती है। पूर्णतः जंगली भोजन के संग्रह पर आश्रित थे, इसलिए स्थानगत जीवन शैली या जीवन के लिए भोजन का उत्पादन अनिवार्य शर्त नहीं थी, क्योंकि जंगली भोजन करते थे फिर भी स्थायी जीवन जीते थे। लेकिन जब भोजन संग्रहकर्ता ऐसे स्थानों पर जाकर बसने लगे जहाँ पहले से दूसरे लोग बसे हुए थे, तो फिर संसाधन और इस आश्रित लोगों का संतुलन गड़बड़ा गया। संभवतः इसके बाद ही ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई होंगी कि लोगों ने भोजन प्राप्त करने के नए तरीके ईजाद किए होंगे। जानवरों पर नियंत्रण बढ़ा होगा और पौधों को नियोजित तरीके से बोया और काटे जाने लगा होगा। दक्षिण पश्चिम एशिया में आरंभिक नवपाषाण गांव ऐसे स्थलों पर बसे थे
जहाँ पानी, कृषि योग्य भूमि और चारागाह उपलब्ध था। जिन बस्तियों में ये संसाधन अधिक दूरी पर नहीं थे, वह ज़्यादा लाभप्रद स्थिति में थे। मटर, मसूर और अन्य रेशेदार और प्रोटीन युक्त पौधे आरंभिक नवपाषाण स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बीदा में सिंचाई की आरंभिक तकनीकों का प्रमाण मिलता है, जो कृषि के विकास का प्रमाण है। जेरिको के निचले स्तर में लगभग 10,350 से 9,350 बीपी के बीच गेहूं और जो आसपास के क्षेत्र में नहीं पाए जाते थे। इन फसलों के बीज जॉर्डन घाटी से लाए गए होंगे। बड़े पैमाने पर पशुओं को पालने की प्रथा शुरू हुई होगी और प्रत्येक शिकार अर्थव्यवस्था जैसे चिंकारा शिकार अर्थव्यवस्था से पशुपालन की शुरुआत नहीं भी हो सकती है। पौधों को उगाए जाने और जानवरों को पाले जाने के कारण वनों की कटाई का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा कैसे हुआ? पौधे लगाने के लिए यानी खेत के लिए जमीन साफ करनी जरूरी होती थी। पशुओं को पालने के लिए चारागाह की जरूरत पड़ती थी और इसके अलावा जलवान के लिए यानी लकड़ी जलाने के लिए भी जरूरत होती थी। इन सब उद्देश्यों से पेड़ काटे जाने से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रभावित हुई है। जग्रोस पहाड़ों और अनतोलिया आधुनिक तुर्की जैसे पश्चिम एशिया के कृषि स्थलों में भी बस्तियों की निरंतरता के प्रमाण मिले हैं। शिकारी संग्रहकर्ता चिंकारा जंगली गधा सुअर का शिकार किया करते थे। मैं नदी में मछली मारा करते थे, घोंगा बटोरा करते थे और जंगली मुर्गी को फंदे में फंसाया करते थे। कुर्दिस्तान के करीम शहर सानीदार और तेप सिया ईरान जैसे पुराने स्थलों पर हुई खुदाइयों से यह पता चलता है कि शिकारी संग्रहकर्ता जंगली अनाज और पौधे उगाया करते थे। कुर्दिश पहाड़ी के निचले हिस्सों में जारमो जैसे छोटे गांव 8,750 बीपी के आसपास लोग बसे हुए थे। पिछले कालखंडों की अपेक्षा इस समय बस्तियां ज़्यादा देर टिकी रह सकती थी। खुदाई के दौरान प्रत्युताओं को रोपे जाने वाले गेहूं, मटर, जौ, मसूर के दाने मिले हैं। प्राप्त हड्डियों से यह प्रमाणित होता है कि आरंभिक किसान भेड़, बकरी और सुअर पाला करते थे, परंतु शिकार और संग्रह का त्याग नहीं किया गया था। हल्प, हसुना, सामरा और उम्मेद स्थलों पर इन संस्कृतियों के चिन्ह देखे जा सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों की नई शैली और घरों में नए स्थापत्य के रूप में इस प्रगति के चिन्ह देखे जा सकते हैं। वर्ष 7500 बीपी के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया के कुछ हिस्सों, खासतौर पर अक्कड़ और सुमेर में सिंचाई आधारित कृषि, पशु भेड़ पालन, खजूर की खेती और मछली मारने की विधि विकसित हो चुकी थी। अनातोलिया, यूरोप, मेसोअमेरिका और चीन से मिले प्रमाण अभी तक हमने दक्षिण पश्चिम एशिया से जो प्रमाण मिले थे उनके बारे में देखा था। अभी हम यूरोप और चीन अमेरिका से देखेंगे। अनातोलिया के पश्चिम और मध्य हिस्सों में वन क्षेत्र का प्रसार हुआ। लिवेंट के बहुत बाद यहाँ मनुष्य रहने की स्थिति बनी, परंतु यह स्थिति लंबे समय तक कायम रही। यहाँ के नवपाषाण युग को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, 10,000 से 8,000 बीपी और फिर बाद का चरण 7,000 बीपी तक कायम रहा। यहाँ जीवन यापन के लिए अनाज और पौधों की खेती के साथ साथ भेड़ और बकरी पाली जाती थी। कत्ल हुयूक के अनातोलिया में 9,000 बीपी के से लगभग 7,400 बीपी तक एक प्रमुख और सबसे बड़ा स्थल था। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ उर्वर मिट्टी थी और बगल में एक सोता बह जाता था। इस प्रकार पौधे और अनाज के संकरीकरण के लिए यहाँ बेहतरीन अवसर मौजूद थे। यहाँ पर मुख्य रूप से स्तन वाले जानवर पाले जाते थे। पश्चिमी अनातोलिया पठार के फेसिलर में जो नवपाषाण युग का एक पुराना स्थल था और सुब्रेद में भी ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पश्चिम एशिया के सभी स्थलों पर मुनाफा कमाने के लिए पशुधन का पूरी तरह विकास नहीं हो सका था, बल्कि कहीं कहीं निजी तौर पर भी पशु पाले जाते थे। बड़े पैमाने पर पशुपालन की शुरुआत अनाज उत्पादन के साथ साथ हुई थी। इस उत्पादन से बकरी और भेड़ आदि जानवरों के लिए आवश्यक चारा उपलब्ध हो सका था। शिकार और संग्रह के तरीके हमेशा एक जैसे नहीं रहे और दुनिया के हर हिस्से में परिवर्तन भी एक जैसा नहीं था। उदाहरण के लिए उत्तर यूरोप में विकसित शिकारी संग्रहकर्ता रेंडियर के शिकार पर आश्रित थे, वहीं उत्तर पश्चिम यूरोप में लाल हिरण और एल्क जैसे शाकभक्षी जानवरों पर आश्रित थे। 12,000 बीपी तक आते आते यूरोप के कुछ हिस्सों में समशीतोष्ण जलवायु बन चुकी थी। हंगरी, जर्मनी और फ्रांस के मध्यपाषाण स्थलों को देखने से यह पता चलता है कि नवनिर्मित झीलों और झरनों का लाभ शिकारी संग्रहकर्ताओं के समूह पहले ही उठा लेते थे। दूसरी जगहों जैसे बाल्टिक और कैस्पियन सागर क्षेत्र में तटवर्ती इलाकों में मछली मारना, मुर्गी और चिड़ियों का शिकार जीवन यापन का अतिरिक्त जरिया था।
उत्तर पश्चिमी यूरोप में मध्य पाषाण युग 13,000 से 11,000 बीपी के पुरातात्विक आंकड़ों से यह पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन होने से हिरण जैसे छोटे फुर्तीले जानवर, जल पक्षी, मछली, घोंघे और छिपी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे थे, परंतु जैसे जैसे उपलब्ध स्रोत कम पड़ने लगे वैसे वैसे भोजन का संग्रह कठिन होता चला गया। यूरोप में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती और मवेशी तथा सुअर पाले जाने का प्रमाण 9,000 बीपी में ग्रीस में मिलता है। बाल्कन के किसान गेहूं और जौ उगाते थे और बकरियां तथा भेड़ पालते थे। मध्य पाषाण युग के शिकारी संग्रहकर्ता समुदाय का इन क्षेत्रों पर कब्जा था, जिससे यह पता चलता है कि पहले भी यहाँ कृषि का आरंभ स्थानीय प्रकृति का था। ये निश्चित रूप से पश्चिम एशियाई समकालीनों के संपर्क में रहे होंगे। आरंभ से ही किसान बारी-बारी से अलग-अलग फसल उगाया करते थे। वे एक खेत में खेती करते थे, दूसरे को परती छोड़ देते थे। फसल से अनाज प्राप्त कर लेने के बाद जो डंठल आदि खेत में बचता था उसको वहीं जला देते थे ताकि खेत पुनः उर्वर हो जाए। बार-बार एक ही खेत पर खेती करने से उनकी उर्वरता समाप्त हो जाती है। इस विधि को स्वीडिन खेती, कटाई या दहन खेती कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप किसान एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक रह पाते थे। पश्चिम एशिया और यूरोप के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पूर्ण रूप से कृषि का विकास न होने के बावजूद एक ही क्षेत्र में वर्षों तक और बार-बार लोग बसते रहे हैं। आरंभिक पौधों की उपजाई जाने वाली प्रजातियां, शुरू में पौधे कहाँ-कहाँ उपजाए जाते थे? ये प्रजातियां जैसे गेहूं है, 8,000 ईसा पूर्व है। तेल मुरेबित सीरिया में यहाँ पर उपजाया जाता था। जो यहाँ उपजाया जाता था। मसूर मसूर तुर्की में यहाँ उपजाया जाता था। चावल थाईलैंड में था। बाजरा चीन में हुआ था। मक्का मेक्सिको में हुआ था। यहाँ सामान्य फली ये पेरू में हुई थी यहाँ पर, और आलू ये बोलीविया में हुआ था यहाँ पर। कुछ फसलों में उगाए जाने के बावजूद खानाबदोशी जीवन शैली जारी रही। मेसो अमेरिका जैसे क्षेत्रों में प्रशांत महासागर, मेक्सिको की खाड़ी के बीच का भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर्यावरण बहुत अनुकूल नहीं था, शिकारी संग्रहकर्ताओं को यहाँ शिकार करने और भोजन का संग्रह करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तेहुअकान खाड़ी क्षेत्र जो मेक्सिको शहर से 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था, में 11,000 बीपी के बाद जलवायु धीरे-धीरे शुष्क होती चली गई। शिकारी संग्रहकर्ता मौसम आधारित शिकार और संग्रह करने लगे, जिससे संसाधनों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ता था। जाड़े में वे शिकार किया करते थे और गर्मी के दिनों में घाटी के जल वाले क्षेत्र में फल और बीज इकट्ठा किया करते थे। मेसोअमेरिका के निचले और ऊपरी दोनों हिस्सों में मक्का, कुमड़ा यानी कद्दू और बीन्स यानी फली उपजाया करते थे और हमेशा नए क्षेत्र की खोज में रहते थे। 7,000 बीपी तक आते-आते छोटे शिकारी संग्रहकर्ता समूह कहीं-कहीं नदियों के किनारे बसने लग गए थे। मक्का उपजाने का लगभग 4,000 वर्ष बाद तटीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और ग्रामीण जीवन के निशान मिलने लगते हैं। 5400 बीपी तक आते-आते लोग गाँव में रहने लगे और मक्का पैदा करने लगे थे। मक्के के साथ कुमड़ा और बीन्स भी हुआ करती थी। यह वहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन था। 5,000 बीपी पूर्व पेरू, अर्जेंटीना, चिली जैसे मध्य दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र में से मक्का उगाने का प्रमाण मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जो पौधा उच्च भूमि में होता है, बाद में इसे हर परिस्थिति क्षेत्र में लगाया जाने लगा, परंतु खानाबदोशी और घुमंतु जीवन के लिए पूरी तरह नहीं छोड़ी गई थी। चीन में कृषि की शुरुआत 2 क्षेत्रीय संस्कृतियों यांग साओ और लोंगशान जैसे चाइनीज नाम है, ये बड़ी मुश्किल होते हैं इसे नाम, संस्कृति इसी आधार पर की जाती है। उत्तरी चीन के यांग साओ संस्कृति लगभग 6,000 बीपी पुरानी है। इसका उद्भव फैन और वेई नदियों के मुहाने के आसपास स्थित मध्य हुआंग घाटी में हुआ और बाद में इसका फैलाव पूर्व की ओर मध्य शांसी और पूर्वी कांसू की ओर हुआ। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें शिकार, मछली मारना, भोजन संग्रहण, बाजरा और बाद में गेहूं की खेती, कुत्ते सुअर को पालना और सीमित मात्रा में मवेशी भेड़ बकरी को पालना शामिल था। रेशम के कीड़ों को पालने के लिए शहतूत के पेड़ का उपयोग किया जाता था। यांग साओ संस्कृति के बाद लगभग 5200 बीपी में लोंगशान संस्कृति का जन्म हुआ। ये केसी सांग 1970 के अनुसार इसकी उत्पत्ति यांग साओ की संस्कृति से हुई और इसका विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर होनान, शांतुंग, कियांगसू, शेकियांग और ताइवान की ओर हुआ। यह मुख्य रूप से बाजरा, गेहूं, चावल, सोयाबीन की खेती, मुर्गी, भेड़, मवेशियों को पाला जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें, क्योंकि ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। थैंक्स अगेन, बाय बाय।